नमस्कार। आज हम एक ऐसे टकराव पर बात कर रहे हैं जो दशकों से मध्य पूर्व में उथल-पुथल मचाए हुए है। इज़राइल और ईरान का संघर्ष। जी हमारे सामने इज़राइल ईरान एक शाया युद्ध शीर्षक वाला एक विश्लेषण है, तो आज इसी की थोड़ी पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। और ये छाया युद्ध शब्द है ना, ये बहुत जरूरी है समझना। ये कोई आमने सामने की जंग नहीं है। हाँ, मतलब सीधा टकराव नहीं। बिल्कुल नहीं। ये परोक्ष रूप से लड़ा जा रहा है, प्रॉक्सी गुटों के जरिए, साइबर हमलों से, खुफिया ऑपरेशनों से। और कौन ज्यादा दबदबा रखेगा रीजन में, इसकी होड़ है ये। एक लंबा धीमा संघर्ष। तो आज हम इसी विश्लेषण के सहारे इस संघर्ष की जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलग अलग मोर्चे कौन से हैं और इसका मतलब बड़ा असर क्या पड़ रहा है। हाँ, तो शुरू कहाँ से करेंगे? दुश्मनी पनपी कैसे असल में? देखिए कहानी थोड़ी पीछे जाती है। 1948 में जब इजराइल बना तब ईरान में शाह का राज था। हाँ। और उन्होंने शुरू में तो इजराइल के साथ ठीक ठाक मतलब सामान्य रिश्ते ही रखे, कुछ हद तक कामकाजी भी थे। अच्छा। लेकिन फिर आया 1979 और ईरान की इस्लामी क्रांति। उसने सब कुछ बदल दिया। सब पलट गया। हाँ, ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया और जो नई हुकूमत आई उसने इजराइल को ज़ायोनी शासन कहना शुरू किया। अच्छा। और ये सिर्फ नाम की बात नहीं थी, ये इजराइल के वजूद को ही नकारने वाली विचारधारा थी, है ना। और उन्होंने कहा कि वो इजराइल को खत्म करेंगे। तो क्या इसी वैचारिक बदलाव ने फिर वो प्रॉक्सी वाली लड़ाई शुरू की? बिल्कुल, वहीं से नींव पड़ी। क्रांति के बाद ईरान की पूरी रणनीति बदल गई। उन्होंने फिलिस्तीनी हितों का, लेबनान में हिजबुल्ला का और दूसरे जो भी इजराइल विरोधी गुट थे मंतिका में, उनका खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिया। अच्छा। ये प्रॉक्सी गुट है, मतलब ऐसे संगठन जो किसी बड़ी ताकत के लिए लड़ते हैं ताकि वो बड़ी ताकत सीधे मैदान में न उतरे। हाँ, ताकि वो खुद बच सकें। के और सलाहकार भेजे, काफी बढ़ा दी। दूसरी तरफ इजराइल ने सीरिया के अंदर सैकड़ों हवाई हमले किए हैं। वो ईरानी हथियारों के जखीरों को, उनके ठिकानों को और हिजबुल्ला के आते जाते काफिलों को निशाना बनाते हैं। और लेबनान में हिजबुल्ला तो लेबनान में है, लेकिन उससे ईरान से भारी मदद मिलती है, पैसा, हथियार, सब कुछ। और वो तो सीधे सीधे इजराइल से भिड़ चुका है कई बार। 2006 वाला युद्ध तो काफी बड़ा था। हाँ, वो तो याद है। अच्छा, इस प्रॉक्सी युद्ध के अलावा एक और चीज है जो हमेशा टेंशन बढ़ाती है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इजराइल तो इसी लेके बहुत चिंतित रहता है। हाँ, वो इसे अपने वजूद के लिए खतरा मानता है। इस विश्लेषण में जिक्र है कि इजराइल पर आरोप लगे हैं कि उसने ईरान की परमाणु साइट्स जैसे नतांज वगैरह में तोड़फोड़ की है। अच्छा। और ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं भी करवाई हैं। 2020 में मोहसिन फखरीजादे की हत्या हुई थी, वो काफी चर्चित मामला था। हाँ। ईरान तो सीधे इजराइल का नाम लेता है इन सब में, हालांकि इजराइल इन ऑपरेशनों पर ज्यादातर चुप ही रहता है। और ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर या खुफिया तौर पर ही नहीं है, डिजिटल दुनिया में भी। वो स्टक्सनेट वर्म का जिक्र था। हाँ, स्टक्सनेट 2010 वाला, उसे साइबर वॉरफेयर का एक मतलब टर्निंग पॉइंट माना जाता है। मानते कि उसे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर बनाया था और उसने ईरान के नतांज प्लांट में जो यूरेनियम संवर्धन वाली सेंट्रीफ्यूज थे उनको काफी नुकसान पहुंचाया था। बाप रे। तो ये दिखाता है कि लड़ाई कितने लेवल पर चल रही है। और जवाब में ईरान से जुड़े हैकर्स पर भी आरोप लगते हैं कि वो इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सरकारी वेबसाइट्स पर साइबर हमले करते रहते हैं। तो ये जंग जमीन, हवा, साइबर स्पेस और समंदर में भी? हाँ, समुंदर भी अछूता नहीं है। बिल्कुल नहीं। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, लाल सागर, ये रास्ते बहुत अहम है। हाँ, व्यापार के लिए। बिल्कुल। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि दोनों तरफ से जुड़े तेल टैंकरों पर, मालवाहक जहाजों पर कभी रहस्यमयी हमले हुए, कभी उन्हें जब्त कर लिया गया। अच्छा। ये भी एक तरीका है एक दूसरे पर दबाव बनाने का, एक और मोर्चा है ये। अगर हम हाल के सालों को देखें, मान लीजिए 2020 से अब तक, तो क्या इस छाया युद्ध की रफ्तार या तरीके में कोई बदलाव दिखा है? स्रोत के हिसाब से देखें तो हाँ, कुछ चीजें तेज हुई हैं। जैसे सीरिया में इजरायली हमलों की संख्या बढ़ी है और वो ज्यादा इंटेंस भी हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान पर भी आरोप हैं कि वो इराक वगैरह में अमेरिकी ठिकानों पर या उनके सहयोगियों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के लिए प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा। और ईरान लगातार कोशिश कर रहा है कि इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, इन जगहों पर उसका असर और मजबूत हो, जिसे कुछ लोग शिया क्रिसेंट भी कहते हैं, मतलब उसका प्रभाव क्षेत्र। और इसी दौरान एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। इजराइल के कुछ अरब देशों के साथ रिश्ते सामान्य हो गए, अब्राहम अकॉर्ड्स। हाँ, वो एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। यूएई, बहरीन और फिर दूसरे देश भी, और सऊदी अरब के साथ भी पर्दे के पीछे रिश्ते बढ़ रहे हैं।
ये दिखाता है कि इस पूरे रीजन में ईरान के बढ़ते असर को लेकर एक साझा चिंता है इन देशों में। हाँ, ये तो साफ है। और ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, इसमें रक्षा सहयोग भी शामिल है। ये सीधे सीधे ईरान के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने की, उसे चुनौती देने की कोशिश है। इसने पुराने समीकरण बदल दिए मिडल ईस्ट में। तो ये सिर्फ इजराइल और ईरान का आपसी झगड़ा नहीं रहा अब। इसका असर तो मतलब पूरे क्षेत्र और शायद दुनिया पर भी है। बिल्कुल, इसका कनेक्शन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है। अमेरिका तो इजराइल का पुराना और पक्का साथी है। हाँ। वहीं रूस और चीन के ईरान के साथ रिश्ते गहरे हो रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो या स्ट्रेटेजिक। फिर तेल की कीमतें हैं, समुद्र से होने वाले व्यापार के रास्तों की सुरक्षा है, पूरे रीजन की स्थिरता, इस सब इस छाया युद्ध से प्रभावित होता है। तो ये मध्य पूर्व की अस्थिरता का एक बड़ा कारण बना हुआ है। हाँ, एक प्रमुख कारण है। तो अगर सार निकालें तो इजराइल ईरान का ये टकराव दशकों पुराना है। प्रभाव, सुरक्षा, विचारधारा, इन सब का एक जटिल इनडायरेक्ट युद्ध है ये, और इसके नतीजे पूरे क्षेत्र के लिए काफी गंभीर रहे हैं। हाँ, और ये लगातार चल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। कोई भी एक घटना, चाहे वो सीरिया में कोई हमला हो या कोई बड़ा साइबर अटैक या परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी कोई बात, वो इस तनाव को बहुत खतरनाक लेवल तक ले जा सकती है। वाकई। और जैसा कि स्रोत में भी इशारा है, ये जो गठबंधन बदल रहे हैं, है ना, जैसे इजराइल अरब देशों के करीब आ रहा है और उधर ईरान अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, ये सोचने वाली बात है कि इस लगातार बदलते जटिल छाया युद्ध का अगला मतलब अनअपेक्षित मोर्चा कहाँ खुल सकता है, या टकराव का अगला पॉइंट क्या हो सकता है। ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये सवाल हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ते हैं।